Good morning, students. Dear students, this is the last video of your chapter number 9, Wangari Maathai, page number 34. Let us begin the chapter. Initially, the work was difficult because our people have been persuaded to believe that because they are poor, they lack not only capital but also knowledge and skills to address their challenges. कह रहा कि इनिशियली बिगिनिंग में शुरुआत में ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क था, लोगों को समझाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। क्यों? क्योंकि लोग ये बात समझते थे, लोग ये बात कहते कि वो क्या है, पुअर है। स्टार्टिंग में ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। क्यों? क्योंकि लोग ये तर्क देते थे कि हम क्या हैं, गरीब हैं। और दे लैक नॉट ओनली कैपिटल, कहते थे कि हमारे पास पैसे की भी कमी है और हमारे पास नॉलेज भी नहीं है एंड स्किल्स टू एड्रेस दियर चैलेंज की, और हमारे पास वो स्किल्स भी नहीं कि हम इन तरह की चुनौतियों से लड़ सकें। तो वांगारी माताई कर कि स्टार्टिंग में ये काम बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि उस समय लोग कहते थे कि हम गरीब हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं और हम उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हमारे पास वो स्किल्स नहीं कि हम इन चुनौतियों से निपट सकें। तो स्टार्टिंग में लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल काम था। Instead, they are conditioned to believe that solution to their problem must come from outside. इसके बजाय वो लोग ये कहा करते थे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इसका सलूशन कहीं से बाहर से आएगा। लोग यही समझते थे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशंस कोई बाहर से आएगा, जबकि उनको ये नहीं मालूम था कि उनकी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो उनसे ही आएगा। लेकिन लोग यही विश्वास करते थे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन कहीं बाहर से आएगा, कोई और निकालेगा। फर्दर वुमेन डिड नॉट रियलाइज दैट मीटिंग दियर नीड्स डिपेंडेड ऑन दियर एनवायरमेंट बीइंग हेल्दी एंड वेल मैनेज। और उस समय की जो महिलाएं थी वो भी इस बात को समझती नहीं थी कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, इन्वायरमेंट के ऊपर। और यदि इन्वायरमेंट वेल मैनेज रहेगा, यदि इन्वायरमेंट पर्यावरण ठीक ठाक रहेगा, तभी वो जो उनकी बेसिक नीड्स वो क्या होगी, पूरी हो पाएंगी। तो उसमें महिलाओं को भी ये नहीं मालूम था कि जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसका योगदान उनके जीवन में कितना ज़्यादा है। दे वर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ द इनजस्टिस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स। और उस समय की वहाँ केन्या की जो लेडीज़ और जो जेंट्स थे उनको ये भी नहीं मालूम था, वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा था। अन्याय क्या हो रहा था? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो अरेंजमेंट था, जो गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। तो उस समय के जो लोग थे, केन्या के जो लोग थे, वो गवर्नमेंट की जो नीति थी वो उसके तहत क्या कर रहे थे, उनका शोषण हो रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि लोग उनके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इस बात को लोग समझ ही नहीं पा रहे थे और वो गवर्नमेंट की नीति का विरोध भी नहीं किया करते थे। इन ऑर्डर टू असिस्ट कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड दिस लिंकेज वी डेवलप्ड ए सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि इस लिंकेज को समझाने के लिए हमने एक ऐसी कम्युनिटी का गठन किया जो लोगों को समझा सके कि वेयर पीपल आइडेंटिफाई दियर प्रॉब्लम, जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकें। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए तो वांगारी माथाई ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम, नागरिक शिक्षा कार्यक्रम। नागरिक शिक्षा कार्यक्रम की इन्होंने शुरुआत की, सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम, इसका उन्होंने क्या किया, शुरुआत की। और जहाँ पे लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स थे उसको समझ पाते थे, प्रॉब्लम को रखते थे, द काजेज एंड पॉसिबल सोल्यूशंस, और वो जो प्रॉब्लम्स है उसके जो क्या कारण है वो पता लगाए जाते थे, और जो उसके पॉसिबल सोल्यूशन है, जो संभावित उपाय है, उसको ढूंढा जाता। तो वांगारी माताई ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत लोग अपनी प्रॉब्लम समस्याओं को रखते थे और उनकी प्रॉब्लम्स के क्या कारण है और उसके क्या सलूशन हो सकते हैं उसकी लोग खोज करते थे, उसका सलूशन उसमें मिला करता था। देन दे मेड कनेक्शंस बिटवीन देयर ओन पर्सनल एक्शन एंड प्रॉब्लम्स
दे हैव विटनेस इन द इन्वायरमेंट एंड इन सोसाइटी। और उसके बाद वो जो उनके खुद के जो पर्सनल एक्शन थे, जो उनके खुद के क्रियाकलाप थे, और वो प्रॉब्लम्स जो उनको पर्यावरण और सोसाइटी में दिखाई दे थे, वो उससे क्या करते थे, कनेक्शन जोड़ते थे। तो उसमें लोग अपनी जो पर्सनल एक्शन थे उसको भी वो प्रेजेंट करते थे, और लोग जो समाज में, जो पर्यावरण में जो गिरावट हो रही थी, समाज का जो स्तर गिरता चला जा रहा था और पर्यावरण भी में जो गिरावट होती चली जा रही थी, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, तो इन तरह की समस्या उस प्रोग्राम में लोग रखते थे, और इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इन सब की जो प्रॉब्लम थी उसके सलूशंस सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम में ढूंढे जाते थे। Although initially the Green Belt Movement tree planting activities did not address issues of democracy and peace, कह रहा है कि स्टार्टिंग में, बिगनिंग में जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था उसका केवल एकमात्र उद्देश्य ट्री प्लांटिंग था, वृक्षारोपण पर जोर देना था। तो स्टार्टिंग में ये जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई तो इसका मेन मकसद वृक्षारोपण पर जोर देना था, ट्री प्लांटिंग पर फोकस करना था। लेकिन स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी और पीस, ये जो शब्द थे, इस पे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का फोकस नहीं था। स्टार्टिंग में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का जो फोकस था वो ट्री पर था, ट्री प्लांटिंग पे था। तो स्टार्टिंग में ये जो डेमोक्रेसी थी और पीस थी, इसको ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के आंदोलन में शामिल नहीं किया गया था, इस पे फोकस नहीं किया गया था। इट सून बिकेम क्लियर दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट वॉज इम्पॉसिबल विदाउट डेमोक्रेटिक स्पेस। लेकिन इसके बाद जो गवर्नमेंट थी उसको भी अनुभव हुआ कि यह रियलाइज हुआ कि विदाउट डेमोक्रेटिक स्पेस, बिना जनता की सहयोग से, बिना जनता के समर्थन के जो इन्वायरमेंट है उसको नीट और क्लीन नहीं रखा जा सकता। बिना जनता के सहयोग से, बिना जनता के मदद से इन्वायरमेंट को साफ सुथरा नहीं बनाए रखा जा सकता। ये बात महसूस हुई। देयरफॉर द ट्री बिकेम ए सिंबल फॉर द डेमोक्रेटिक स्ट्रगल इन केन्या। उसके बाद पूरे केन्या में जो ट्री था, पेड़ था, वो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का क्या हुआ, एक सिंबल बन गया, प्रतीक बन गया। उसके बाद पूरे केन्या में जो एक पेड़ था वो प्रजातांत्रिक संघर्ष का क्या हुआ, बन गया, प्रतीक बन गया, सिंबल बन गया। एंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री ट्रीज ऑफ पीस वर प्लांटेड। और देश के कई सारे भागों में ट्रीज ऑफ पीस, शांति के पेड़ क्या हुए, स्थापित किए गए। जो पेड़ था वो किसका सिंबल था, शांति का, पीस का था, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का था। तो देश के कई भागों में क्या हुआ, ट्रीज प्लांटेड किए गए, लोगों को मोटिवेट किया गया, जागरूक किया गया। थ्रू द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट thousands of ordinary citizens were mobilized and empowered to take action and effect change। तो कह रहा है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के द्वारा बहुत सारे ऑर्डनरी, जो मतलब हम कह सकते हैं मध्यम वर्गीय लोग थे, जो गरीब लोग, पिछड़े लोग थे, उन नागरिकों को क्या केस में शामिल किया गया। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट में बहुत सारे हजारों आम आदमियों को, आम जनता को क्या किया, शामिल किया गया, और उनको एम्पावर्ड किया गया, उनको स्ट्रांग बनाया गया कि वो इसमें क्या करें, पार्ट ले और इफेक्ट चेंज। उनको इसमें ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के तरफ बहुत सारे आम जनता को शामिल किया गया, और उनको भी कहा गया कि वो इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाए रखने में क्या करें, अपनी भागीदारी दें, अपना प्रयास करें। दे लर्न दैट द टाइम हैज कम टू ओवरकम फियर एंड ए सेंस ऑफ हेल्पलेस एंड मूव टू डिफेंड डेमोक्रेटिक राइट्स। तब जब लोगों ने और ग्रीन बेल्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया, तब लोगों को भी ये बात समझ में आ गई कि अब समय आ गया है कि उनके मन में जो डर है उस डर को क्या करें, खत्म कर दे। तब लोगों को भी समझ में आ गया कि जो डर है उस डर को क्या करें, उस डर से वो बाहर आए और क्या करें, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए क्या करें, डिफेंड करें, स्ट्रगल करें। तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट को ज्वाइन करने के बाद लोगों को एक संदेश दिया गया कि वो अपने डर को क्या करें, खत्म करें, अपने उस डर से बाहर आने की कोशिश करें, अपने डर को जीतने की कोशिश करें, और जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसके लिए क्या करें, संघर्ष करें, लड़े और खड़े हो जाएं। एज आई कंक्लूड, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस when I would visit a stream next to our home to fetch water for my mother। अब वांगारी मथाई कहते कि अंत में वो कंक्लूड करते हुए कहती, वांगारी मथाई अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचती है और कहती है
कि जो मेरा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था, मेरे जो बचपन का एक्सपीरियंस है, जब मैं उसको याद करती तो वांगारी मथाई कहती कि बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरे घर के बगल में एक स्ट्रीम था, मतलब पानी की छोटी सी जलधारा। कहती कि मेरे घर के बगल में एक छोटी सी नदी थी और मैं उस नदी से अपनी माँ के लिए पानी पीने के लिए लेने जाया करती थी। वांगारी मथाई कहती कि जब मैं छोटी थी, उस समय का मैं आपको एक्सप्लेन बता रही हूँ कि मेरे घर के बगल में एक छोटी सी नदी थी और मैं उस नदी से अपने घर के लिए मैं क्या करती थी, पानी लाया करती थी। आई वुड ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीम, और कह रही कि मैं उस नदी से क्या करती थी, वहीं पे उस नदी में क्या करती थी, पानी पी लिया करती थी। कह रही कि उस समय पानी इतना स्वच्छ था। कह रही कि जब मैं छोटी थी, मेरे घर के बगल नदी थी, उस नदी से मैं अपने घर के लिए पानी लाने जाया करती थी और उस नदी में ही मैं क्या करती थी, पानी पी लिया करती थी। इसका मतलब उस समय वो जो पानी था कितना स्वच्छ था, कितना साफ था। प्लेइंग एमंग द एरोवुड लिप्स, और करे वहाँ पर एरोवुड्स, अखरोट की जो पत्तियाँ थी उसके साथ मैं खेला करती थी। आई ट्राइड इन वैन टू पिक अप द स्टैंड्स ऑफ फ्रॉक्स एग्स, और कह रही थी कि मैं व्यर्थ में ही जो फ्रॉक्स थे, जो उनके एग्स थे, अंडे थे, उनको पकड़ने का मैं प्रयास करती थी व्यर्थ में। बिलीविंग देवर बीट्स, करे मैं उनको बीट समझती थी, मतलब मोती समझती थी, मणिक समझती थी। वो कहती थी कि मैं नदी में पानी पिया करती थी, पानी एकदम स्वच्छ था, और जो एरोवुड लिप्स थी उसके साथ खेला करती थी। और कहती थी कि वहाँ पे जो मेढक थे, जो फ्रॉक थे, जो उनके अंडे पड़े हुए थे, उसको मैं क्या समझती थी, मोती समझती थी। सोचती थी कि ये क्या है, मोती है, और उनको मैं व्यर्थ में ही उठाने की या पकड़ने की कोशिश किया करती थी। बट एवरी टाइम आई पुट माई लिटिल फिंगर्स अंडर देम दे वुड ब्रेक, और कहती कि हर बार मैं अपनी फिंगर्स को, उसके फिंगर्स, पुट माई लिटिल फिंगर्स अंडर देम, और हर बार मैं क्या करती, अपनी फिंगर्स को उनके नीचे रखा करती थी, और वो जो एग्स थे वो क्या होते थे, वो टूट जाया करते थे। लेटर आई सा थाउजेंड्स ऑफ tadpoles, black, energetic, and wriggling through the green water against the background of the brown earth। और उसने कहा कि उसके बाद मैंने देखा कि उसी में से क्या मैंने क्या देखे, बहुत सारे टैडपोल्स, एक प्रकार के मेढक होते हैं जो कि ब्लैक थे, एनर्जेटिक थे, और वो क्या करते, उस पानी में से तैर रहे थे। उसने कहा कि मुझे उस पानी के अंदर मैंने देखा कि हजारों की संख्या में क्या कर रहे हैं, टैडपोल्स उस वाटर में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसमें तैर रहे हैं। वो कर कि पानी इतना स्वच्छ था कि मुझे उस पानी के अंदर जो टैडपोल्स थे वो विचरते हुए, वो घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब पानी इतना साफ था कि वो उसी नदी का पानी पिया करती थी, नदी में ही पानी पी लिया करती थी, उसी नदी से घर के लिए पानी पीने के लिए लाती थी, और उस पानी इतना साफ था कि उसमें उसको मेढक घूमते फिरते हुए दिखाई देते थे। दिस इज़ द वर्ल्ड आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स। वो करे कि ये कितना खूबसूरत संसार था, ये कितनी खूबसूरत दुनिया थी जो कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिली थी। वो करे कि ये खूबसूरत जगह, ये खूबसूरत इन्वायरमेंट मुझे अपने पेरेंट्स से मिली थी। इसका मतलब जब वो छोटी थी तो उस समय पर्यावरण क्या था, बहुत ही साफ सुथरा था, चारों तरफ क्या थी, हरियाली थी। टूडेज करे आज ओवर 50 ईयर्स लेटर द स्ट्रीम हैज़ ड्राइड अप। करे आज क्या हुए, 50 साल हो गए उस घटना को बीते, कितने हो गए, 50 साल। द स्ट्रीम से ड्राइड अप, करा कि 50 साल, आज 50 साल बाद क्या हो गई, वो नदियाँ सूख गई है। वहाँ कर मैं था कि आज उस घटना को बीते 50 साल हो गए, और 50 साल, आज 50 साल बाद क्या हुई, सारी नदियाँ सूख गई है। वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर वाटर, और कह कि महिलाओं को पानी के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती। आज के दिन में महिलाएं पानी लेने के लिए बहुत दूर क्या होती है, बहुत दूर वो रास्ता तय करती है, पानी उपलब्ध नहीं है। विच इज़ नॉट ऑलवेज क्लीन, और जो पानी है वो भी क्लीन नहीं है। पहले तो क्लीन था, उसमें मेढक दिखाई देते थे, साफ पानी इतना साफ था और उसी पानी को पीती थी, लेकिन आज नदियाँ सूख गई हैं और महिलाओं को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, पानी ढूंढना पड़ता है, और पानी है भी तो साफ नहीं है। एंड चिल्ड्रन विल नेवर नो व्हाट दे हैव लॉस्ट, और उसने कहा कि आजकल के बच्चे ये कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। वांगारी मथाई कर कि आजकल के बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या खो दिया, कितना बड़ा उन्होंने अपना नुकसान किया। द चैलेंज इज टू रिस्टोर द होम ऑफ टैडपोल्स एंड गिव बैक टू आवर चिल्ड्रन ए वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड वंडर। वांगारी मथाई कर कि इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो टैडपोल्स है उनके घर को रीस्टोर करना है। इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो जो टैडपोल्स है उनके घर को बसाना है,
फिर से स्थापित करना है, एंड गिव बैक टू आवर चिल्ड्रन ए वर्ल्ड ब्यूटी एंड वंडर। और सबसे बड़ा चैलेंज जो टैडपोल्स है उनके घर को रिस्टोर करना है और अपने बच्चों को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को एक सुंदर और एक वंडर, एक आश्चर्य और सुंदरता से भरा हुआ संसार देना है। तो कह रहे इस समय जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो ये है कि टैडपोल्स के घरों को हम कैसे रिस्टोर करें, जो बर्ड्स एनिमल्स हैं उनके घरों को कैसे रिस्टोर किया जाए, और आने वाले अपने बच्चों को, आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, ये जो प्रेजेंट पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम किस तरीके से एक सुंदर, समृद्ध और एक हरा भरा हम उसको संसार दुनिया दे सके। ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हरियाली खत्म होती चली जा रही है। आज जो प्राकृतिक सुंदरता है वो खत्म होती चली जा रही है। तो हमारे आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी दुनिया दें जो कि क्या हो, सुंदर हो, जिसमें ट्रीज हो, जिसमें बर्ड्स हो, जिसमें एनिमल हो, चारों तरफ हरियाली हो। तो ये आज क्या है हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो टुडे आई हैव एक्सप्लेन द explanation of chapter number 9, and I hope that you have understood this chapter very well. Thank you.